अपन लोग पढ़ रहे थे हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। और प्लांट हार्मोन्स में वृद्धिवर्धक और वृद्धिरोधक। वृद्धिवर्धक में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी वृद्धि करते हैं हार्मोन्स। और दो हार्मोन्स रह गए थे आपके जो थे वृद्धिरोधक, यानी वृद्धि को रोकते हैं, नष्ट करने की कोशिश करते हैं। वो थे दो, एफसीएसिक एसिड एंड एथिलीन। एफसीएसिक माने एबीए और एथिलीन या एथाइलिन बोलते हैं अपन लोग, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसके पहले लोग मान्यता नहीं करते थे, लेकिन बाद में इसकी मान्यता मिल गई एथिलीन की। ये भी एक गैसीय अवस्था वाला हार्मोन जुड़ गया है। तो पहले एबीए, एफसीएसिक एसिड, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि को कम करता है, या कोई काम हो रहा हो तो उसको रोकता है, नष्ट करने की कोशिश करता है। तो जो एफसीएसिक एसिड है, इसकी विशेषता सुन लीजिए, क्या है विशेषता। एफसीएसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि का संदमन करता है। इसकी खोज कॉन्स एंड एडिकोट ने 1961 में की थी। कॉन्स एंड एडिकोट ने 1961 में की थी। किसकी? एफसीएसिक एसिड, जो वृद्धिवर्धक नहीं, वृद्धि रोधक हार्मोन से, यानी वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन से एफसीएसिक एसिड। एडिकोट और कॉन्स ने 1961 में कपास के पौधे में, तथा बियरिंग ने 1963 में एसर नामक पेड़ पर। एसर का नाम सुना होगा, जो छोटे बच्चों को खिलाया जाता है सर्दियों में और कीमती होता है एसर। तो एसर नामक पेड़ की पत्तियों से बियरिंग ने प्राप्त किया था 1963 में एफसीएसिक एसिड, जो एक प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब मुख्य चीज क्या है, इसके अनुप्रयोग पढ़ना है अपन को। अनुप्रयोग जो होते हैं वही कोर्स में है। सबसे पहले क्या है, पहला है जो पहला कैरेक्टर दिया इन्होंने, बिलगन, एफसीएशन। बिलगन का मतलब क्या होता है? एफसीएशन का मतलब, बिलगन का मतलब होता है पत्तियों का झड़ना। जैसे वो बसंत ऋतु आती है तो आपने देखा होगा फरवरी के माह में पेड़ पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं और पीली होने के बाद गिर जाती है। तो पहला क्या है कि ये जो हार्मोन्स होता है एफसीएसिक एसिड, वो पत्तियों को क्लोरोफिल हटा करके गिराने लगता है, पतझड़ का मौसम कर देता है। एफसीएशन बिलगन माने पत्तियां, पुष्प, सब कुछ गिरने लगते हैं अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है एफसीएसिक एसिड की। दूसरा कैरेक्टर है इसका फ्लावरिंग, पुष्पन की क्रिया। जैसे मान के चलो फ्लावरिंग दो प्रकार की होती है। एक तो वो है कि फ्लावरिंग हो रही है पौधे में, यदि एफसीएसिक की मात्रा आ जाती है, बढ़ जाती है, या अपन लोग आर्टिफिशियल छिड़क देते हैं तो वो पुष्प गिरने लगेंगे। और यदि नहीं निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, या टाइम लग रहा है, तो इसको छिड़क देने से बहुत जल्दी स्पीड में निकल जाती है। आपने देखा होगा कि लोग मोटे होने के लिए कैप्सूल खाते हैं, मोटापा प्राप्त करने के लिए। तो ये सभी जो हार्मोन्स पड़े, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, यही हार्मोन्स वृद्धिवर्धक है ना, ये वर्धक हार्मोन्स के कैप्सूल लोग खाते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि जो ये जैसे ही लोगों ने हार्मोन्स खाया वो मोटा हो जाएगा? ये बात सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो विभाजन की शक्ति बहुत करते हैं। जैसे वो है साइटोकाइनिन है, कोशिका विभाजन करता है, कोई इलोंगेशन करता है। तो जैसे ही ये मटेरियल शरीर में जाता है, तो जो कोशिकाएं मैच्योर भी नहीं है, अपरिपक्व हैं, और उनमें जाकर के हार्मोन्स क्या कर देता है? विखंडित कर देता है। यानी कोशिका को, कमजोर कोशिका को भी, जो अधूरी है, अभी मैच्योर नहीं हुई है, वो भी जाकर के क्या हो जाता है? विभाजित हो जाती है। तो पहले तो आदमी मोटा हो जाएगा। क्यों? कि हर कोशिका को विभाजित होना है, चूंकि क्या आ गया, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन डाल दिया है कैप्सूल से। लेकिन ये सोचा है कि वो है विभाजन से जो कोशिकाएं बनी वो कैसी होगी? कमजोर। और कमजोर होंगी तो फिर उनमें आगे विभाजन नहीं होगा। साल 6 महीना तो विभाजन हुआ उनने, लेकिन उनकी इतनी स्थिति खराब हो गई कोशिकाओं की कि वो आगे विभाजन नहीं कर सकती हैं, और उसको बढ़ापा तुरंत आ जाएगा। 2-4 साल में पता चला कि ये बिल्कुल उसकी स्किन कमजोर हो गई, शरीर कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई कोशिकाओं। इसलिए ये काम कभी नहीं करना चाहिए। हमने आपको मुख्य चीज बता दी है कि इसी इंजेक्शन का, यानी इन्हीं हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो कमजोर कोशिकाएं है, वो कोशिकाएं भी विभाजित हो जाती हैं, फिर उनमें क्षमता नहीं होती है आगे की विभाजन की।
तो वो जो है, जो शुरू में तो मोटा हो जाएगा आदमी, लेकिन आगे चल के फिर वो विभाजन की शक्ति समाप्त हो जाती है और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, ग्रोथ इनहेरिटेंस, कुल मिला के ये जो फ्लावरिंग की प्रोसेस है वो बता दी। तीसरी है ट्यूबरलाइजेशन। ए आलू में छिड़क देने पर ट्यूबर बनने लगते हैं। ट्यूबर का मतलब क्या होता है, तुमने देखा हो जैसे आंख का निकलना। आलू में जहां हरा स्पॉट होता है वहीं से अंकुरण शुरू होता है, और एक छोटे से आलू से पता चला उसमें 50 आलू लग जाती है जड़ों पर, गांठों में। तो कुल मिला के आप उसको रख नहीं सकते। अगर उसमें और तुमने ए छिड़क दिया तो वो ग्रोथ करने लगेगा, अंकुरण शुरू कर देगा। आप घर पर रखते रहेंगे, फ्रिज में रखे रहेंगे आलू महीना 2 महीना, और उसमें यदि वो स्पॉट है हरे रंग का तो वो अंकुरण शुरू कर देगा। वहां से क्या होने लगेंगे, उसकी नई नई शाखाएं निकलने लगेंगी। तो ये नुकसान करता है ये भी। अगला दिया इन्होंने कोश का विभाजन, वही बताया सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन, बहुत स्पीड से कर देता है। चाहे वो कोशिका मैच्योर हो या नहीं हो, और भी एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में मान के चलिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, ये स्टेज होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इंटरफेज। इंटरफेज से डायरेक्ट वो 2 कोशिका कर देगा। ये ना प्रोफेज होगी, ना मेटाफेज होगी, ना एनाफेज, ना टीलोफेज, कुछ नहीं होगा। वो विभाजन से सीधा 1 से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। और कोशिकाएं बनने से नुकसान क्या होगा, फिर उनमें क्षमता नहीं होगी आगे कोशिका विभाजन की। अगला दिया इन्होंने बड्स तथा बीजों की सुषुप्तावस्था। यह कलियों एवं वृद्धियों बीजों के अंकुरण को रोकता है। यदि आपने FCS एसिड डाल दिया तो ये वृद्धि नहीं होगी, वो बड्स नई नई कली उसमें नहीं निकलेंगी, ना बड्स निकलेंगी ना अंकुरण शुरू होगा। इतना खतरनाक होता है। चूंकि अपन लोग क्या पढ़ रहे, वृद्धि रोधक हार्मोन्स। तो FCS एसिड के आ जाने से या छिड़क देने से ना तो सीड अंकुरित होगा, और ना अगर सीड अंकुरित हो गया तो उसमें नई नई शाखाएं नहीं लगेगी, ना ही कोई रिएक्शन आगे होगा। इतना खतरनाक होता है FCS एसिड। इसके अलावा ग्रोथ इनहिबिटर्स, पत्ती, जड़ आदि की वृद्धि को रोकता है। तने के पर बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। नोड इंटरनोड क्रिया से जहां से नई नई ब्रांचें निकलती हैं, वो ब्रांचें क्या हो जाएंगी, बंद कर देंगी। नए पौधे का नई पीक जो निकलती है उनमें से नई नई पत्तियों का सब कुछ रोक देता है। और अगला है अल्फा एमाइलेज इफेक्ट ऑन द सिंथेसिस अल्फा एमाइलेज। अनाज के दानों में ये प्रोसेस होती है। अनाज के दानों में अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण होता है। ये आपने जिब्रेलिन में पढ़ा होगा, अल्फा सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज, जिसमें कुल मिला के नए पौधे को बोने से अंकुरण शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस होती है सिंथेसिस की, उसके अंदर सीड के अंदर। तो ये क्रिया भी रुक जाती है। अल्फा एमाइलेज जो संश्लेषण होता है गेहूं या अनाज के अंदर, वो सब रोक देता है FCS के अंदर। कुल मिला के ये 7-8 पॉइंट है इस प्रकार के जो FCS एसिड क्रिया जो हो रही है उस क्रिया को विघ्न पैदा करना, उसमें परेशान करना उस क्रिया को। तो FCS एसिड के इतने कैरेक्टर है। ये केमिकल स्ट्रक्चर है FCS एसिड बोलते हैं। देखिए ये 2-3 मिला के ये केमिकल स्ट्रक्चर है, इसका रासायनिक संरचना है ABA की या FCS एसिड। तो ये एक प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन। तो 2 हार्मोन्स थे आपने बताया था वृद्धि रोधक, FCS एसिड और एथिलीन। एथिलीन की संरचना बताते हैं, ये कौन सी हो गई, FCS एसिड। जो दूसरा वृद्धि रोधक हार्मोन है वो है एथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये केमिकल स्ट्रक्चर है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथाइलिन या इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन। क्या है, 1960 में 1960 में एथिलीन या एथाइलिन को प्लांट हार्मोन्स के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन 1962 में एक वैज्ञानिक थे बर्ग, BURG, बर्ग नामक वैज्ञानिक ने एथाइलिन को प्लांट हार्मोन सिद्ध किया था। बर्ग ने 1962 में इसको हार्मोन सिद्ध किया था। कैसे, केवल यह हार्मोन ही गैस के रूप में होता है। एथाइलिन प्लांट्स की उपापचयों का एक नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक उत्पाद है। यह उच्च पौधों के लगभग सभी भागों में उत्पन्न होता है। और दूसरा क्या है, एथाइलिन का उत्पादन
यानी कुल मिला के रोग, बाढ़, सूखा, अधिक ताप, किसी प्रकार के घाव आदि की दशा में मनुष्य में भी अधिक मात्रा में एथाइलिन उत्पन्न होने लगती है। या फिजियोलॉजिकल स्ट्रीट है, रोग, बाढ़, सूखा, अधिक ताप, किसी भी प्रकार का घाव हो गए हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे विशेष तौर से अगर अपन लोग पढ़े प्लांट्स के बारे में, कट गया है पौधों से तो एथाइलिन उसमें ज्यादा निकलने लगती है। तो अपन को क्या पढ़ना है, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, लेकिन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और बर्ग ने 1962 में ये सिद्ध कर दिया था कि ये एथाइलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। क्यों है हार्मोन्स के दो कारण हैं, दो मुख्य कारण क्या है। एक तो ये है कि ये फलों को पकाने में सहायता करता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फलों को पकाने में। हालांकि है ये क्या वृद्धि रोधक है, जब वो फल पके लग जाते हैं तो सड़ा करके गिराएगा, वो विरोध करेगा वृद्धि का, तो वो फल लेकिन अपन के लिए लाभदायक होते हैं। तो एथाइलिन होता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है, वो अपन लोगों के लिए उपयोगी है। वो इनडायरेक्ट वे में, जैसे वो नहीं हमने आपको बताया था कि कीड़े मकरंद चूसने के लिए वर्तिका के ऊपर जाते हैं, लेकिन उससे पौधों को क्या फायदा होता है, उससे परागण क्रिया संपन्न होती है। ऐसे इसमें है कि वो जो एथाइलिन होता है वो नष्ट करता है फलों को, लेकिन उसके अपोजिट में वो फल पक जाते हैं, पकने का उपयोग मनुष्य करता है, जीव जंतु करते हैं। असर है कि नहीं। तो एक दूसरा है सेक्स मॉडिफिकेशन, लिंग परिवर्तन का काम करता है एथिलीन। क्या करता है एथाइलिन, फीमेल फ्लावरों की संख्या में वृद्धि करता है और नर पुष्पों की संख्या को कम करता है। ये है सबसे ज्यादा महत्व, यानी सेक्स मॉडिफिकेशन। अगर ज्यादा पुष्प लगे हों तो फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ा देगा। ये जो मेल कैरेक्टर है प्लांट्स के, ध्यान रखना, प्लांट्स के जो एंडोशियम है वह इसमें नष्ट करके क्या निकाल देगा, उसमें से ज्यादा मात्रा किसी कर देगा, फीमेल, यानी कुल मिला के गायनीशियम कार्पल्स की संख्या बढ़ा देगा। तो दो प्रमुख कारण है, एक तो फलों को पकाने में सहायता करता है और दूसरा क्या बताया हमने आपको, सेक्स मॉडिफिकेशन, लिंग परिवर्तन में एथाइलिन बहुत कार्य करता है। इसके अलावा बिलगन, ट्रिपलेट रिस्पॉन्स, वृद्धिरोधक तने के फूलने में सहायक तथा गुरुत्वानुवर्तन को नष्ट करता है। ये काम किसके हैं, एथाइलिन के। इसके अलावा जड़ों का फॉर्मेशन, फलों का पकाना, ये हम आपको बता चुके हैं। जड़ों के निर्माण में क्या है, ये नई नई जड़ों को, अपस्थानिक जड़ों के निर्माण और अन्य जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है, यानी बढ़ाता है, इतनी चाहे वो स्थिति में हो बढ़ने की नहीं हो। लेकिन हमने क्या बताया कि जैसे वो नहीं है, इसके पहले एबीए क्या करता है, सेल डिवीजन की स्थिति हो या नहीं हो, लेकिन ये उसको सेल डिवीजन करके निपटा देता है। ऐसे ही ये है, जड़ें वृद्धि की अवस्था में हो या नहीं हो, अगर एथिलीन की मात्रा पहुंच गई है या बढ़ गई है तो जड़ें वृद्धि कर जाएंगी, चाहे आगे चल करके वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएंगी। तो इस प्रकार से ये दो हार्मोन से, कौन कौन से, क्या क्या, एथिलीन और एबीए। एथिलीन की एक बार और सुन लीजिए क्या क्या कार्य। नंबर 1 ट्रिपलेट रिस्पॉन्स, दूसरा है फ्लावरिंग क्रिया को रोकना, सेक्स मॉडिफिकेशन, बिलगन क्रिया को बढ़ाना, वही बिलगन पिछले वाला है, जड़ों के निर्माण में वृद्धि को रोकना, फलों को पकाना, फ्रूट रिपेनिंग, ध्यान रखना, फलों को पकाना। और लास्ट है ये जो है एथेनॉल, एथाइलिन गैस निकलती है, 2 क्लोरोएथाइल फास्फोरिक एसिड से एथाइलिन गैस निकलती है, जिस कारण से इस पदार्थ को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम में लाया जाता है। आजकल भारत सहित अधिकांश देशों में फल, आम, अंगूर, केला इत्यादि को पकाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। कच्चे फल अपन लोग केला देखते हैं बहुत दूर से आते हैं अपने पास, आसपास क्षेत्र में होते नहीं है, 400 या 2,000 किलोमीटर अपने इंडिया के उस क्षेत्र से आते हैं कच्चे बिल्कुल। और इसमें क्या लगा दिया जाता है, एथेनॉल। एथेनॉल लगाने से वो 24 घंटे के अंदर पक जाती है और बाजार में आ जाती है। एथेनॉल किससे बनता है, एथेनॉल 2 क्लोरोएथाइल फास्फोनिक एसिड से एथाइलिन गैस निकाली जाती है, जिस कारण से इस पदार्थ को, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का काम में लाया जाता है। ध्यान रखना, ये जो हमने बताया है किसके द्वारा, एथेनॉल। इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोएथाइल फास्फोनिक एसिड। इनसे एथाइलिन गैस डिस्चार्ज की जाती है इस पदार्थ से,
और हमने बताया कि जैसे क्या क्या बताया, आम, अंगूर, केला इत्यादि को पकाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने बताया फलों को पकाने में, सेक्स मॉडिफिकेशन में, एब्सिएशन, विल्गन में, ट्रिपलेट रिस्पॉन्स में, और क्या है एक दो पॉइंट, फ्लावरिंग में, इतने कार्य में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एक और नया खोज है ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये भी एक कौन सा हार्मोन है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड भी वृद्धि रोधक हार्मोन से, ये तीसरा नया खोजा है इन्होंने। ये क्या दिया था, पहला ABA, दूसरा एथाइलिन, तीसरा ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, ABA तथा एथाइलिन। परंतु हाल में ब्रेसिनोस्टेरॉइड को छठी श्रेणी के रूप में माना गया है। पौधे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में इन पदार्थों की सुनिश्चित भूमिका होती है। जंतु में पाए जाने वाली स्टेरॉइड हार्मोन्स की भांति ये कार्य करता है। इस श्रेणी का एक सक्रिय पदार्थ ब्रेसिनोइड ब्रेशिका नेपिस के परागकणों से पृथक किया गया था, जो हानिकारक होता है, सामान्य रूप से वृद्धि को रोक देता है। ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ध्यान रखना, इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये तीसरा जो अभी हाल खोजा है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ABA एंड एथिलीन, यानी 5 के बाद जो नया खोजा है ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये केमिकल स्ट्रक्चर है और इसको एक प्रकार से इन्होंने वृद्धि रोधक हार्मोन्स की मान्यता दी है नई खोज के अनुसार। ये केमिकल स्ट्रक्चर इसका काफी लंबा है, और ये हमने आपको बताया कि इसमें पदार्थ निकलता है जो किसी प्रकार से क्रियाओं को, चाहे वो जो अभी आपने ABA और एथाइलिन के कैरेक्टर कार्य पड़े, उसको भी ये सपोर्ट करता है। ये ब्रेसिनोस्टेरॉइड में ये पदार्थ है, उसका ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर। इस प्रकार से कुल 6 हार्मोन्स हो गए, 3 वृद्धि वर्धक और 3 वृद्धि रोधक, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ये वृद्धि वर्धक हैं, ABA, एथाइलिन, और कौन सा अगला है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स। इसके अगले टर्न पर आगे की कहानी होगी।